डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। हम चैप्टर के नेम के बेस पर बात करें तो रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड, सनलाइट, ये सब चीज़ें रिसोर्सेज में आप ले सकते हो। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, रिसोर्सेज के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में। अब हम रिसोर्सेज की एक डिटेल डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। यानी कि जो भी चीज़ हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, अवेलेबल होती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी भी उस तक पहुंच सके, और इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होनी चाहिए कि लोग इकोनॉमिकली भी उसको ख़रीद सकें। कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में भी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, टेक्नोलॉजी भी का भी उस तक एक्सेस है, इकोनॉमिकली भी उसको ख़रीद सकते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, रिसोर्स है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकती हूँ पेन, पेंसिल, कूलर, एसी, एयर, वाटर, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब किस में आते हैं, रिसोर्सेज में। बेसिकली जिसकी हमें ज़रूरत है वो सब क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। इसी पेज पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखाया गया है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, जो नेचर, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, ह्यूमन बींग्स का है। इनके बीच में रिलेशनशिप कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। कैसे, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचर से रिलेशनशिप बना रहे हैं और उससे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इसका अच्छा सा एग्जांपल दूँ तो पहले हम इसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। कोई भी चीज़, ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, हमें एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करके उनको चेंज करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे यूज़ कर पाते हैं। ओके, जैसे वुड है, अब डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते, जैसे ट्रीज़ हैं, डायरेक्टली हम वुड लेके उसे यूज़ तो नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, ये ऐसे जो बर्निंग वगैरह है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो इसका अगर हम ऐसा यूज़ देखें, लाइक गेट्स वगैरह बनाने में, बेड वगैरह बनाने में, फर्नीचर बनाने में, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। तो इसके लिए किसी भी चीज़ को जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी नीड के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चाहिए होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। अब वो रिलेशनशिप कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे बड़ा रोल किसका है, ह्यूमन बींग्स का है। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चलाने के लिए। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, अब हम एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्री का। ट्री क्या है, नेचर में आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी चीज़ें जो नेचर यानी कि ट्री में से हमें रिक्वायर्ड होंगी पेपर बनाने के लिए, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे, उससे हम इंस्टीट्यूशन मीनिंग सर्विस, एक टाइप से जो सर्विस होते हैं, सर्विस सेक्टर, तो उसमें हम ले लेते हैं इसको सर्विस में। यानी कि जिन भी लोगों को पेपर की ज़रूरत है, कॉपीज़, रजिस्टर्स वगैरह, ये उसमें इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, सबसे पहले हम जो ट्री नेचर में आता था, ह्यूमन बींग्स का सबसे मेजर रोल है। अब इसमें हुआ क्या, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी के थ्रू
ट्रीज़ में से ऐसी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जो पेपर बनाने के लिए यूज़फुल थी। अब सपोज़ उन्होंने पेपर बना लिया, अब उन्होंने इंस्टीट्यूशंस में इसकी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, तो इससे क्या हुआ, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशंस बना रही हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चलाने के लिए। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? तो क्या आपको लगता है जो नेचर है, जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं? तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ऐसा नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं वो फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही एक फंक्शन है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही रिसोर्सेज बनते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्सेज का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक बीमार आदमी है, उसकी अभी नीड क्या है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर ही उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो एक बीमार आदमी के लिए डॉक्टर रिसोर्स हुआ कि नहीं? और डॉक्टर क्या है? ह्यूमन है। तो बहुत सारे, इनफैक्ट डॉक्टर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, योर पेरेंट्स ऑल्सो, तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स है। और हमने ये भी देखा एक साइंटिस्ट है, वो अपनी नॉलेज वगैरह को यूज़ करके हमारे लिए कितने रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो भी रिसोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्सेज का एक अहम हिस्सा हैं। और वो क्या करते हैं? दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? जो भी हमारी एनवायरनमेंट में मटेरियल अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में और फिर उनका यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने पेपर का एग्जांपल दिया, तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? एनवायरनमेंट में से जो चीज़ मटेरियल अवेलेबल था उसे लेकर रिसोर्स यानी कि पेपर बनाया और उसको यूज़ किया। तो ह्यूमन बींग्स खुद में भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब आगे देखते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को हम जो हमें नीचे दे रखे हैं उन वेज से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि स्रोत, स्रोत के बेस पे, यानी कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो उसके बेस पे बायोटिक या अबायोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ख़त्म होने के बेस पे, दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑनरशिप के बेस पे, इंडिविजुअल कि कौन उनको ऑन कर रहा है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि उनका डेवलपमेंट कैसा है, उसके बेस पे चार टाइप के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। वन इज़ फ्रॉम ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पेज के एंड पर हमें एक टेबल गिवन है, रिसोर्स, जैसे रिसोर्स है इसमें दो बेस पे क्लासीफाई कर रखे हैं, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल के दो टाइप है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कंटिन्यूस और फ्लो, विंड और वाटर हो गया। कंटिन्यूस और फ्लो में जो हमेशा चलते रहते हैं, लाइक विंड और वाटर, तो ये रिन्यूएबल है। और दूसरा बेस पे बायोलॉजिकल, लाइक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जैसे नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह हो गए। अब इनमें क्या है, बहुत सारे पौधे हर दिन उगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पेड़ काटा तो दूसरा नहीं उगेगा, वो उग जाएगा। वाइल्ड लाइफ हो गया, जैसे एक जानवर मरा दूसरा पैदा हो गया, तो ये भी रिन्यू होते रहते हैं। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, उसमें आते हैं रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में आते हैं मेटल्स। अब आप सोचोगे एक तो इसे नॉन रिन्यूएबल भी बोल रखा है और फिर इसे रिसाइक्लेबल भी बोल रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसमें बात क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल मतलब जो दोबारा बहुत ज़्यादा टाइम ले बनने के लिए, पर यहाँ पे हम मेटल्स को दोबारा बना नहीं रहे हैं, सिर्फ रिसाइकल उसे यूज़ करके दोबारा उसको ऐसा बना रहे हैं कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें, उसे हम नेचुरली नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो रिन्यूएबल होता। रिसाइक्लेबल मतलब जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसे हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद हमने उसको रिसाइक्लेबल बना लिया है, लाइक पेपर हो गया, ठीक है। नॉन रिसाइक्लेबल में कौन से आते हैं, जो रिसाइक्लेबल नहीं हो सकते, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में आप ले सकते हो पेट्रोल और डीजल ले सकते हो। अब इनको हम क्या नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये यूज़ के साथ साथ ही ख़त्म होते रहते हैं। अब जैसे गाड़ी है, उसमें
1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो आप उसको रिसाइकिल थोड़ी ना कर सकते हो। अब वो तो 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या पता एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाए, तो वो रिसाइकिलेबल नहीं है। उसके बाद ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, पहले ऊपर हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशंस कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन क्रिएट करता है। उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी में कि ह्यूमन की क्वांटिटी यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पर क्वालिटी उसकी क्वालिटी यानी कि उसमें जो स्किल्स हैं वो बहुत कम है, तो उस पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और फॉर एग्जांपल एक जो दूसरी कंट्री है उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, साथ में क्वालिटी उनमें स्किल्स जो है वो 101% है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी भी एक कंट्री के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से लिए जाते हैं। बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से लिए जाते हैं और इनकी लाइफ होती है। बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हैं, ह्यूमन बींग्स, ये भी रिसोर्स हैं और इनकी भी लाइफ होती है। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, ये भी लिविंग है, ये भी रिसोर्स हैं। फोना, ये भी लिविंग है, ये भी रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं। फिशरीज़, जहाँ पे फ़िश वगैरह को रखा जाता है फॉर कमर्शियल यानी कि ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो फ़िश भी लिविंग थिंग है और ये भी एक रिसोर्स की तरह एक्ट कर रही है। लाइफ स्टॉक मतलब जो ऐसे एनिमल्स जिनको फार्म्स में रखा जाता है, तो वो भी क्या है, लिविंग है और रिसोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं, लाइक रॉक्स एंड मेटल्स, ये रिसोर्सेज हैं पर नॉन लिविंग है। तो ओरिजिन के बेस पे हम कह सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि लिविंग रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, ख़त्म होने के बेस पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, ऐसे रिसोर्सेज जिसको वापस बनाया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर और विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। तो जैसे विंड एनर्जी है उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, साथ में इनको बना भी रहे हैं। विंड मिल्स में बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं, तो ये जो है इनको हम यूज़ करते हैं, तो ये साथ साथ रीन्यू होती रहती है, दोबारा बनती रहती है, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो ऐसे रिसोर्सेज बेसिकली जो दोबारा बनते रहते हैं बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो पहले हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूस और फ्लो जो चलते रहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज में डिवाइडेड होते हैं। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा था, ये वही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि जो बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसका एग्जांपल है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे रिसोर्सेज मिलियन ऑफ ईयर्स ले जाते हैं बनने में, फॉर्मेशन में। इनके कुछ रिसोर्सेज मेटल्स हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, मेटल जो है वो रिसाइक्लेबल है, बनने में बहुत टाइम लेता है नेचुरल प्रोसेस से, बट ये रिसाइक्लेबल है, इसको हम एक बार यूज़ कर लिया दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके। और जैसे कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं क्योंकि ये अपने यूज़ के साथ साथ ही एग्जॉस्ट ख़त्म होते रहते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे कि कौन इनको ऑन कर रहा है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो एक इंडिविजुअल ऑन करता है, ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जिसे फार्मर्स लैंड को ऑन करते हैं, तो ये लैंड जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो लैंड ऑन करते हैं जो उन्हें किसने बांटी थी, गवर्नमेंट ने, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने अपना टैक्स कम्प्लीटली पे किया है और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड बांटी है। तो यानी कि फार्मर जो है वो लैंड को ऑन करते हैं, बट कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, विलेजेस में तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कौन सी है, लैंड है। और अर्बन एरियाज़ में क्या है, प्लॉट्स हो गए, हाउसेज हो गए, या अदर प्रॉपर्टी ले लो, जैसे प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स यानी कि जिस पे ग्रेजिंग वगैरह करते हैं,
पोन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको कौन ओन करता है? मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। लाइक विलेज में ले लो, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये जहाँ पे एनिमल्स वगैरह घास वगैरह चरते हैं, तो ये ग्राउंड उनके कम्युनिटी ओन्ड सभी मेंबर्स के हक में होते हैं। सारे विलेज के आदमी जो होते हैं वहाँ पर चरा सकते हैं, ठीक है। बरियल ग्राउंड्स, जैसे शमशान घाट हो गया, जहाँ पे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो ये पूरे विलेज का एक ही होता है, कॉमन ही होता है। यस, विलेज पॉन्ड एट्सेट्रा, तो ये क्या होते हैं? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं, जिसको मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जिसके ऑन कर सकती है, जिसको यानी कि किसी एक इंडिविजुअल का हक नहीं होता है। और विलेज एरिया में तो हमने ये पढ़ा, क्या क्या विलेज एरिया में तो हमने पढ़ा कि ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड एट्सेट्रा, ये सब कम्युनिटी ऑन में आते हैं। अर्बन एरियाज़ में पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ये अर्बन एरियाज़ में कम्युनिटी रिसोर्स के अंडर आते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जितने भी रिसोर्सेज एक नेशन के अंडर आते हैं उसे नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भलाई के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है, लोगों से ले सकती है, और ये लीगल माना जाता है, इलीगल नहीं होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमें पब्लिक के अच्छे के लिए लोगों की प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कैनल्स, रेलवेज़ वगैरह जहाँ पे बनती हैं, तो वो लोगों के फील्ड पर बनाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट उनको ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो उसे ले सकती है। ये काम किसको सौंपा जाता है? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, जो क्या लेती है? लैंड एक्वायर करती है लोगों से। और ये तो आपका हो गया नेशनल रिसोर्स के अंडर, कि जितने भी नेशन के अंडर रिसोर्स आते हैं। और क्या क्या आ सकता है? मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ, जितने भी नेशन के अंडर आते हैं, लैंड जितना भी अंडर आता है एक नेशन के। और ओशनिक एरिया कहाँ तक का होता है एक कंट्री का? 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources that belong to the nation। यानी कि एक नेशन के अंडर वैसे तो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वहाँ के मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, और उसके साथ साथ ओशनिक एरिया कहाँ तक आता है? सपोज दिस इज़ इंडिया, यहाँ का जो कोस्ट है इसे 22.2 यानी कि 12 nautical माइल जितना पानी है, जितनी भी दूर है, तो वो क्या है? ओशनिक एरिया इंडिया का, यानी कि उस पर इसका हक है। समझ लो यहाँ तक है 22.2 किलोमीटर, तो ये ओशनिक एरिया है इंडिया का, और इस पर इंडिया का हक है। वो यहाँ से जितने भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहे वो कर सकता है, इसका जो भी यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। इसको टेरिटोरियल वाटर बोला जाएगा। किसी भी कंट्री की कोस्ट से 12 nautical माइल्स या 22.2 किलोमीटर दूर जितना भी पानी होता है वो ओशनिक एरिया के अंडर आता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कौन ऑन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 nautical माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। लाइक कुछ ओशनिक रिसोर्सेज जो एक कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इंडिया है, अब यहाँ से 200 nautical माइल्स कितना होता है? 370.4 किलोमीटर, इतना दूर है। समझ लो इतना तो आ गया 200 nautical माइल्स में। उसके आगे जितना भी एरिया है वो इंडिया के अंडर, किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आएगा। वो कौन ऑन करेगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन करेगा। यानी कि इतना तो समझ लो इंडिया का बेसिक ओशनिक एरिया आ जाएगा, बट इसके आगे जितना भी एरिया होगा वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन करेगा, और कोई भी कंट्री इसका यूज़ नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है? उसके बेस पर पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, और वैसे नाम से ही पता चले जो रिसोर्सेज लायक हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो एक एरिया में पाए जाते हैं बट उनका भी यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पर
रिसोर्सेज की इतनी काबिलियत है कि वो डेवलप कर सकते हैं विंड और सोलर एनर्जी को, यानी कि उनमें इतनी काबिलियत है कि वो विंड और सोलर एनर्जी को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, बट इसको अभी डेवलप नहीं किया गया प्रॉपरली। इसके लिए जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से, लाइक ये राजस्थान है और ये गुजरात है, तो इनमें क्या है, इतनी काबिलियत है कि ये विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, बट अभी तक इसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है, इस रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर लोगों की विल भी है इसको यूज़ करने की, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, पर अभी इसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जांच की गई है, उनकी क्वालिटी देखी गई है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी देखी गई है, क्या ये यूटिलाइजेशन के लायक हैं, ये सब देखा गया है। इनके रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनको सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखी गई है कि वो यूटिलाइज़ करने लायक हैं या नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पे, कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं उसको डेवलप करने की, और क्या वो हमारे लिए अफोर्डेबल है भी या नहीं। अगर वो ज़्यादा कॉस्टली है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इनकी डेवलप्ड रिसोर्सेज बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जांच की है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखी है कि वो यूटिलाइजेशन के लायक है या नहीं। सीधी सी बात है, ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप हैं। अगला है स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. स्टॉक क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स के पास इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर किसका कंपाउंड है, 2 गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन एक रिच सोर्स है एनर्जी का। अब हम चाहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को निकाल के, बहुत सारा वाटर है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी का है, रिच सोर्स है एनर्जी का, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको एक्सट्रैक्ट करके बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास एडवांस टेक्निकल नो हाउ, यानी कि ऐसी नॉलेज और स्किल्स जो इसमें हमें हेल्प करेंगी इसके यूज़ में, वो हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए इसको हम स्टॉक मानते हैं। और अगला है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, सबसेट है स्टॉक का, यानी कि पार्ट है स्टॉक का, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है उसके लिए, उसके यूज़ करके हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं रिजर्व्स का, बट इनका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका यूज़ जो है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में होगा। River water can be used for generating hydroelectrical power, but presently it is being utilized only to a limited extent. For example, river water है, उसको किस लिए यूज़ किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में यूज़ किया जा सकता है, बट अभी तक रिवर वाटर का जो यूज़ है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक है, यहाँ तक नहीं पहुँचा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने तक नहीं पहुँचा है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट अभी हम इसके विलिंग नहीं है इसको यूज़ करने के, इसलिए वाटर जो डैम्स में है जिसका यूज़ हो सकता है, फॉरेस्ट हो गई, ये सारे रिजर्व हैं जिनका यूज़ फ्यूचर में होगा। तो अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ चारों का, वरना आप कंफ्यूज हो। तो पोटेंशियल क्या है, जो लायक है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट अभी तक इनका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास हम विलिंग भी हैं इसको यूज़ करने के, बट अभी इसका यूज़ स्टार्टेड नहीं हुआ है। डेवलप्ड रिसोर्स, इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम विलिंग भी है यूज़ करने के लिए, और हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। स्टॉक में क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इसको विलिंग है यूज़ करने के, बट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व्स में देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट हम इसको यूज़ करने के विलिंग नहीं है, इसका यूज़ हम कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं वो वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज हैं वो ज़रूरी हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। ऑब्वियसली बात है, अगर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड होते रहेंगे अच्छे से, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो ये माना जाता था कि रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर का, मुफ्त हैं। एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन बींग्स ने इनका अंधाधुंध यूज़ किया है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो यहाँ तक क्या पढ़ा है कि जो ह्यूमन बींग्स ने इनको क्या कंसिडर किया कि जो
रिसोर्स हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं। और इसका रिजल्ट क्या है, उन्होंने इसका अंधाधुंध यूज़ किया और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, डिप्लीशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लालची इंसान है, उसकी ग्रीड को, उनकी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने जो रिसोर्स का यूज़ किया तो वो अब कम होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लालची इंसानों ने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना रिसोर्सेज का फ्यू हैंड्स में। अब भी आज के ज़माने में क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो कुछ चंद हाथों में हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिच और पुअर डिवाइड हो रहे हैं सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो रही है। जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स वो रिच, जिसके पास कम रिसोर्स वो पुअर। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक तो रिसोर्स कम हो रहे हैं और वो सोसाइटी को भी डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध सेल्फिश यूज़ रिसोर्सेज का। वो क्या कर रहा है, इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब ग्लोबल लेवल पे इको यानी कि एनवायरनमेंट का ख़राब होना या संकट आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, आजकल लोगों को गाड़ियाँ सभी के पास होती हैं, नॉर्मली सभी के पास होती हैं, और बाइक्स सबके पास होते हैं। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, और साथ में लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और इसके लिए रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। सस्टेन्ड यानी कि सस्टेन्ड का मतलब होता है हेल्दी, यानी कि अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी और लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए रिसोर्सेज का इक्वली डिवाइड होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आज की तरह जैसे आज होता आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं इसको डिप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ इसका ओवर यूज़ कर रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में है। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, किसके लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी प्राणी जो है वो अच्छी तरह की ज़िंदगी जी सके। इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस किसका पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऑब्वियसली बात है, अगर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होगा, अगर सस्टेनेबल यानी कि सबकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट को बिना हार्म करे होना चाहिए। और डेवलपमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन की नीड की इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कि आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं बट ऐसा होगा कि फ्यूचर जनरेशन जो अपनी नीड पूरी ना कर पाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बहुत सारे नेचर को ख़राब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। एक बार और बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे होना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब आता है रायो दी जेनेरियो समिट 1992। रायो दी जेनेरियो अर्थ समिट है, यानी कि पूरे अर्थ का सम्मेलन है। इसमें पूरी विश्व से लोग आए थे, 1992 में हुई थी ये। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international art summit। यानी कि जून 1992 में 100 हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि कंट्रीज़ के 100 हेड जो थे वो रायो दी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी और इसमें 100 हेड ऑफ स्टेट्स आए थे जून 1992 में। द समिट वॉज कन्वेंड, यानी कि समिट क्यों बनाई गई थी, फॉर एड्रेसिंग, बताने के लिए अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, कि हमें ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये बताने के लिए ये बनाई गई थी। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़। जो वहाँ पर लीडर्स जो असेंबल हुए थे, जो वहाँ पर लीडर आए थे 100, उन्होंने क्या किया, घोषणा पर साइन किया था
किस घोषणा पर? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की घोषणा हुई थी, उस पर साइन किया था। रायो कन्वेंशन एंडोर्स्ड, इनकी जो रायो कन्वेंशन थी उसने किस चीज़ का सपोर्ट किया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का। और एजेंडा 21 को अडॉप्ट भी किया, जिससे वो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। आप एजेंडा 21 को याद रख सकते हो, 21st सेंचुरी है और एजेंडा 21 ही अडॉप्ट किया गया है। यानी कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि रायो दी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुई थी? जून 1992 में। कितने लोग आए थे? 100 हेड ऑफ स्टेट्स आए थे। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इसमें किस प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल की हमें ज़रूरत है, इस पर बात की गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? रायो कन्वेंशन ने किस चीज़ को सपोर्ट किया था? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था, ताकि वो क्या अचीव कर सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके 21st सेंचुरी में। अब बात करते हैं एजेंडा 21 क्या है। ये वो घोषणा है जो साइन की गई थी वर्ल्ड लीडर्स द्वारा 1992 में। एजेंडा 21 एक ऐसी घोषणा है जो वर्ल्ड लीडर्स ने साइन की थी 1992 में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो मीटिंग थी, ये मीटिंग का नाम है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। जो कहाँ पर हुई थी? रायो दी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। इसका एजेंडा क्या था? फाइट करना एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फाइट करना। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यानी कि आप मिशन क्या कह सकते हैं एजेंडा 21 का? कि हर एक लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए लोकली, कि एजेंडा 21 में डाले कि किस किस चीज़ की नीड है, और इसको अडॉप्ट किया जाए हर एक गवर्नमेंट के द्वारा अपना अपना लोकली। ठीक है, यानी कि इसमें मेन क्या है? एजेंडा 21 क्या है? डिक्लेरेशन था जो किसने साइन किया था? वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में। किस मीटिंग में? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कहाँ हुई थी? रायो दी जेनेरियो, ब्राज़ील में। इसका एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना। और एजेंडा किस चीज़ को फाइट करने के लिए था? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हर एक लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए। तो आज के लिए इतना ही। अगला अगर आपको इसका इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी जो मेरे नोट्स से हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।